अमित शाह 2 दिन के लिए जम्मू आए थे और उसके बाद आते ही उन्होंने जो है वो तमाम बयान जो है वो एनसी के लिए कहे थे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल शर्मा जी है। सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत। गुप्ता जी। हाँ, देखिए, अमित शाह जी यहाँ तशरीफ लाए, मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, और जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के बारे में कहा, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं। देखिए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो यहाँ जो रिलीज किया, उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि साहब, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई या कांग्रेस पावर में आई तो यहाँ मिलिटेंसी दोबारा आ जाएगी। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मिलिटेंसी यहाँ खत्म हो गई है? क्या जम्मू प्रोविंस के अंदर 2 साल से, जो वहाँ पहले कभी थी नहीं मिलिटेंसी, 2 साल से इतनी मिलिटेंसी हुई है? खासकर ढांगरी जो वाकया हुआ, 7 वहाँ हमारे नौजवान बच्चे, उनको गोलियों का शिकार मिलिटेंसी की वजह से हुए, शहीद हुए बच्चे। उसके बाद लगातार फौजियों की, मतलब वहाँ पे शहीद होते गए कई जगहों पे। एक इंसिडेंट नहीं हुआ, दर्जनों इंसिडेंट हुए। तो शाह साहब को मैं समझता हूँ मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, उनको इन ऐसी बातें बोलने से, ऐसी बातें करने से ग्रेज करना चाहिए। हम मुल्क के वफादार, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुल्क की वफादार एक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो है पेट्रोटिक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने कभी मुल्क के अगेंस्ट नहीं बात कही, कभी हमने ये नहीं कहा कि फलां पार्टी की वजह से यहाँ मिलिटेंसी है। लेकिन शाह साहब जो एक होम मिनिस्टर है, अमित शाह साहब, ये बात कहना कि फलां पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आ गई तो मिलिटेंसी आ गई। मिलिटेंसी तो पिछले कई दहाइयों से है। आपने क्या किया? 10 साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए, सेंट्रल में भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी। आपने क्या किया है? आज हम आपसे पूछते हैं, आपकी सरकार है, यहां भी है और दिल्ली में भी है, क्या किया आपने? क्यों नहीं यहाँ से मिलिटेंसी दूर हुई? क्यों नहीं आपने ये ऐसे मेजर अडॉप्ट किए जिससे मिलिटेंसी खत्म हो जाती? तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की एक होम मिनिस्टर को बातें करने शोभा नहीं देती, अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, उन्होंने कहा साहब हम यहाँ पे मुख्तलिफ वायदे किए। उन्होंने एक वायदा किया जी, जो वीकर सेक्शन है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उसके जो हाउस होल्ड होंगे उनको हम 18,000 रुपया पर ईयर देंगे, मतलब 1,500 रुपया पर मंथ देंगे। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो हम कह रहे हैं कि भाई हम 5,000 रुपया पर मंथ और 60,000 रुपया पर ईयर इन फैमिलीज को देंगे। तो आपका मैनिफेस्टो और हमारा मैनिफेस्टो में जमीन आसमान का फर्क है। आपने जितने पहले वायदे किए, जब आपकी हुकूमत आनी थी 10 साल पहले, आपने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम। आपने वायदा किया था 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट्स में जमा हो जाएगा। कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ है वो 15-15 लाख रुपया? इस किस्म के वायदे करने से हुकूमतें बनती नहीं है। जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो की बात की, उसी पर फारूक अब्दुल्ला साहब की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था कि 370 को वापस लाया जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा। अब अमित शाह जी का ये कहना है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है 370 के नाम पर, और कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि 370 वापस नहीं आ सकता। देखिए, 1947 के बाद उस वक्त बीजेपी की जो यहाँ पार्टी थी वो थी प्रजा परिषद। उन्होंने कहा था एक निशान, एक विधान, एक प्रधान हम नहीं रहने देंगे। कितने साल वो लड़ाई लड़ी उन्होंने? 75 साल के बाद, ये 70 साल के बाद ये ऐसा वो कर पाए। हमने भी, हमारा मौकफ है, हमारा ये कहना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि 370 एक ऐसा ब्रिज था, पुल था, जो जम्मू कश्मीर के और पूरे मुल्क के दरमियान एक पुल का काम करता था, और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइंतहा रियायतें मिली हुई थी। आज यहाँ के लोग, चाहे जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, आप अंदाजा लगाइए कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्या तब्दीली आई है, क्या इन्होंने यहाँ तरक्की की है। जब ये कहते थे कि वो 370 डेवलपमेंट के लिए एक अड़चन है, तो मैं समझता हूँ ऐसी बातें करना कि भाई नहीं होगा। हमारा मौकफ है, हमने लड़ाई लड़ी है, आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, हम पॉलिटिकली भी लड़ाई लड़ेंगे, लीगल भी लड़ेंगे। ईश्वर चाहेगा वापस आएगा या नहीं आएगा, ये उन पर निर्भर है।
लेकिन हमारा मौक़िफ़, हम मौक़िफ़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात है, उसकी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो रियायतें दी गई थी, आज मसलन हम कह रहे हैं कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, और जो नौकरी होगी वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को देंगे। हम कर रहे हैं, हमने किया। ये कह रहे हैं कि हम 5 साल में 5 लाख क्रिएट करेंगे नौकरियां। अरे भैया, यहां तो ऑलरेडी नौकरियां हैं, वैकेंसीज है हजारों की तादाद में, आप क्यों फिल नहीं किया? आपने पिछले 10 साल से कितनी नौकरियां लगाई हैं, मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, एजुकेशन की डिपार्टमेंट जिसमें हजारों की तादाद में वैकेंसीज पड़ी हैं, जिसमें हमारे बच्चों ने की पढ़ाई होती है, और मुल्क का भविष्य का हमारा जो है उस पर निर्भर करता है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या उन्नति करेंगे इस देश के लिए, क्या करेंगे? मेरा कहने का मकसद है, ये सब बनावटी बातें हैं, इनको छोड़ के ग्राउंड रियलिटीज देखिए। आपके अस्पतालों की क्या हालत है, आपके स्कूलों की क्या हालत है, आपके डिपार्टमेंट किसी में चले जाए, बंदा कोई नहीं मिलता वहां पर। क्या कर रहे हैं आप? और देखिए, मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रेजेंट सरकार, खासकर एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इतना भेदभाव कर रहे हैं, इतना कहीं नहीं है। मैं आज अमित शाह जी से पूछता हूं कि हायर एजुकेशन जो है आपकी, वहां आपने एडहॉक पे टीचर्स लगाए हुए हैं, हजारों की तादाद में लगाए हुए हैं। पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक जो नीड बेस पे एकेडमिक अरेंजमेंट पे लगे होते हैं, या एडहॉक पे लगे हैं, या कोई भी नाम दिया गया है उनको 57,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ये उनका नॉर्म्स हैं कि जो भी टीचर जो पीएचडी है, एमफिल है, वेल क्वालिफाइड है, 15-15, 20-20 साल से यहां पे पढ़ा रहे हैं, एडहॉक लगे हुए हैं, जहां नीड एकेडमिक अरेंजमेंट के साथ इन्होंने उसको नाम दिया हुआ है, उस पर लगे हुए हैं। जब हर जगह पे 57, इवन आपका ये यूटी हुआ है, 2 हिस्सों में बटा ये यूटी, लद्दाख अलग हुआ और जम्मू कश्मीर अलग हुआ। कब से? 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर अलग हुआ, लद्दाख अलग हुआ। आज क्या बात है कि इन बच्चों को, ये सिर्फ मैं इन बच्चों के जो सिस्कियां लेके जी रहे हैं, पीएचडी हैं, वेल ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं, और वहां पे हायर एजुकेशन में एडहॉक पे लगे हुए हैं, इनको आप 27,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, जब बाकी हर जगह पे, इवन लद्दाख में, ये ड्यूटी हमारे साथ ही अलग हुई ना, लद्दाख, उनके बच्चों को, वहां के बच्चों को 57,000 पर मंथ मिल रहा है, और ये यहां पे 28,000 दे रहे हैं तनख्वाह। क्यों? पूरे जितने भी हिंदुस्तान के ये इस अरेंजमेंट में लगे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम के मुताबिक हर जगह पे 57,000 उनको मिलता है। मैं अमित शाह जी से पूछता हूं, ये डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के साथ क्यों, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह कहीं भी ये लगे हुए हैं आपके एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत समझिए, या एडहॉक बच्चे लगे हुए हैं जो हायर एजुकेशन में, उनको आप तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं पूरी? अच्छा, फिर हर जगह 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, जो 20-20 साल से लगे हुए, 18-18, 15-15 साल से लगे हुए हैं, आज उनको साल की 8 महीने या 9 महीने तनख्वाह मिलती है। 3 महीने वो अपने बाल बच्चों को, जो परिवार के हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनके खानदान है उनके, वो कहाँ खाएंगे 3 महीने? ये इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। तभी हम कहते थे साहब 370 हमें प्रोटेक्ट करता था, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोटेक्ट करता था। आज मैं अमित शाह जी से पूछता हूं या एलजी साहब से पूछता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ ये भेदभाव क्यों, जब लद्दाख में उन बच्चों को जो लद्दाख पे हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं उनको 57,000 मिलता है पर मंथ, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं मिलता है? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के लिए आप कह रहे हैं यहां अमित शाह जी आए और तकरीर करके चले गए हैं, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं उन्होंने कहा। कौन देगा हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसे मैं आपको दर्जने मिसालें दे सकता हूं जहां जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ
ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है या कांग्रेस की बात है। अरे बीजेपी के बच्चे भी लगे हुए हैं वहां पे और सिसकियां ले लेके मर रहे हैं कि भाई हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। हमारे खानदानों के खानदान रो रहे हैं कि 3 महीने की तनख्वाह नहीं इनको मिलती है। और आज वो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मैंने एक मिसाल दी है, मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और करने वाले कौन है? ये बीजेपी। करने वाले कौन है? ये एलजी। करने वाले कौन है? यहां का एडमिनिस्ट्रेशन। करने वाले कौन है? ये मोदी सरकार है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एनसी सिर्फ सत्ता की भूखी है और एनसी सिर्फ सरकार बनाना चाहती है। अगर हम सरकार में नहीं भी आए, पीडीपी के, अगर उन्होंने अपने लिए कहा कि अगर हम सरकार पर नहीं भी आए तब भी हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचेंगे, पर एनसी सिर्फ सरकार की भूखी है। इस पर क्या कुछ कहें? बड़े दुख की बात, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, लोगों की कोर्ट में, अदालत में हम गए हैं कि जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए और उसकी सरकार बनाइए। मुफ्ती साहब ये कैसे कह रहे हैं कि भूखी है या रजी हुई है? मुझे नहीं समझ आ रही है। अरे चुनने वाली मुफ्ती थोड़ी है, चुनने वाली गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट को चुनने वाली लोग हैं। लोग हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, लोगों ने चुनना है। जिसको वो अच्छा चुनेंगे सरकार बनाएगी उसी की। और इस वक्त क्योंकि लोगों ने माइंड बनाया हुआ है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाएंगे यहाँ पे, इसलिए ये परेशान है बाकी पार्टियों वाले। बीजेपी क्यों परेशान है? पीडीपी क्यों परेशान है? या बाकी पार्टियां छोटी छोटी क्यों परेशान है? वो इसीलिए परेशान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और आने वाले जो चीफ मिनिस्टर है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब है। थैंक यू। ये थी हमारी बातचीत रतनलाल गुप्ता जी के साथ। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है? अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।